नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा सेकंड पार्ट है, मतलब भाग 2 है। आज हम बात करेंगे शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्र क्या होते हैं और लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें आपके सामने ये विषय वस्तु प्रस्तुत है। मित्रों, हम बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से इसको जानेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया क्या है, सिद्धांत किस रूप में कार्य करते हैं, सूत्र क्या होते हैं, ठीक है, और शिक्षण प्रक्रिया को कैसे सहज और सरल बनाया जा सकता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर ले, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कर देना। और मैं करता हूँ आज की सेशन की शुरुआत शिक्षण, ठीक है, और शिक्षण सिद्धांत व सूत्र, ठीक है मित्रों। तो चलते हम ले लेते हैं इस पेन को, ठीक है। चलो हम बात करते हैं शिक्षण क्या होता है। शिक्षण, मैंने कल शिक्षा के बारे में आपको बताई थी। जो शिक्षा होती है वो शिक्ष धातु से बनी होती है, संस्कृत की शिक्ष धातु से, और उसका अर्थ होता है बोलना या फिर भाषण देना, ठीक है। तो शिक्षा के बारे में हमने कल जाना था। शिक्षण एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया कैसी होती है? ज्ञान का स्थानांतरण की, किसके? ज्ञान के स्थानांतरण की होती है, ज्ञान के सृजन की होती है और ज्ञान के अर्जन की होती है। देखो, स्थानांतरण, ठीक है, और सृजन और अर्जन की, ठीक है। तो किस प्रकार से होती है? एक्चुअली में होता यह है क्या कि जो शिक्षण होता है वो कौन करवाता है? अध्यापक करवाते हैं। कौन करवाते हैं? अध्यापक करवाते हैं। किन को करवाते हैं? बच्चों को करवाते हैं। तो इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है कि जो अध्यापक होते हैं वो परिपक्व होते हैं ज्ञान के प्रति, और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, ठीक है। और जो टीचर होते हैं वो अनुभवी होते हैं और बच्चे अनुभवी इतने नहीं होते हैं। हालांकि इनके भी अनुभव होते हैं, पर इनके अनुभव बच्चों से ज़्यादा होते हैं, मास्टर के या फिर गुरुजी के, ठीक है। तो क्या होता है कि ज्ञान का स्थानांतरण या फिर सर्जन या फिर अर्जन इस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसे हम शिक्षण कहते हैं। तो ज्ञान का निर्माण हम करवाना चाहते हैं तो सरल व सुगम तरीके से करवाते हैं, जिसमें हमारी सहायता कौन करते हैं? TLM। कौन करते हैं? TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। मतलब जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसी में हम सिद्धांत को यूज करते हैं, सूत्र को यूज करते हैं और विधियों को यूज करते हैं, ताकि जो हम लर्निंग करवा रहे हैं, बच्चों को अधिगम दे रहे हैं, जो नॉलेज उनकी बिल्ड कर रहे हैं, उनमें उनको सहायता हो सके, थोड़ी रुचिकर हो सके और बच्चों को भी इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। मतलब उनके जीवन से जोड़कर हम कोई कार्य कर सकें, एक लोकतांत्रिक व्यवहार को अपनाते हुए उनमें कुछ व्यवहारगत परिवर्तन कर सकें, इसके लिए हम शिक्षण करवाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया की त्रिधुरी होती है, द्विधुरी होती है। मैंने 2 धुरी बताया है शिक्षण को। किसने बताया मित्रों? शिक्षण को 2 धुरी किसने बताया था? जॉन एडम्स ने। किसने बताया था? जॉन एडम्स ने। मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि एक तो होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, मतलब टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो अंत्यक्रिया होती है वो शिक्षण होती है। ये जॉन एडम्स ने बताया था, ठीक है। जबकि त्रिधुरी प्रक्रिया किसने बताया था? जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी की जो प्रयोजनवाद के जनक है ना, और वहीं से प्रयोजना विधि निकली थी, जिसके प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक है। और किलपैट्रिक के गुरु कौन है? जॉन डीवी है। कौन है? ऐसे हम इसको जॉन डीवी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा है ना, उसके समर्थक है। कौन है? जॉन डीवी। तो इन्होंने कहा था कि 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा के, मतलब त्रिआयामी शिक्षा होती है। शिक्षण जो प्रक्रिया है वो त्रिआयामी होती है। कैसे? एक होता है अध्यापक, ठीक है, सेकंड स्टूडेंट होते हैं, और एक विषय वस्तु होती है। अध्यापक क्या करते हैं? उस कार्य को करवाते हैं। कौन से कार्य को? बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन करते हैं। किसके जरिए? विषय वस्तु के जरिए करते हैं। तो उद्देश्य क्या हुआ? बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन करवाना। कौन करवाता है? अध्यापक करवाते हैं। किन में? बच्चों में करवाते हैं, ठीक है। किसके जरिए करवाते हैं? विषय वस्तु के जरिए करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। इसीलिए जॉन डीवी ने कहा था कि जो शिक्षण प्रक्रिया है त्रिधुरी प्रक्रिया है, त्रिआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। और जॉन एडम्स ने कहा था द्विधुरी, जॉन डीवी ने कहा था त्रिधुरी। तो अध्यापक है, छात्र है, विषय वस्तु है। विषय वस्तु को आप मान सकते हैं कि पर्यावरण है, या फिर आपकी जो पाठ्यचर्या है ना, उसको भी मान सकते हो। विषय वस्तु, पाठ्यचर्या, फिर पर्यावरण, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है मित्रों। तो हम बात करते हैं अब आगे। जो एक बात और है, जो जॉन डीवी था, है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉन डीवी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? जॉन डीवी। करके सीखना, कि अगर बच्चा कोई किसी कार्य को करके स्वयं सीखेगा तो बहुत ही बेहतरीन अधिगम हो पाएगा, सार्थक अधिगम हो पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना मित्रों, ठीक है। अब भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत वो चीज़ होती है जो किसी कार्य को करने पर जो हमें फल मिलेगा वो वास्तविक रूप से उसी के अनुरूप मिलेगा। कैसे? कि सिद्ध
और अंत, जो अंत तक सिद्ध हो चुका वो सिद्धांत होता है। ठीक है। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत है भाषा शिक्षण में, रुचि का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, और व्यक्ति के विभिन्नताओं का सिद्धांत है, स्वाभाविक रूप से सीखने का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत और आवर्ती का सिद्धांत है। यहाँ पर वो मतलब जो सिद्धांत है वो तो और भी बहुत हो सकते हैं, पर हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिए हैं मित्रों। ठीक है। तो देखो सिद्धांत ये क्या कहते हैं कि अगर बच्चे को रुचि से हम पढ़ाएंगे तो वास्तव में उसमें अधिगम ज़्यादा होगा। ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, तो इसलिए हम बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप पढ़ाते हैं, उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं। तो चलो हम एक एक करके जान लेते हैं कि ये सिद्धांत किस प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट आपके सामने है क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब इसे हम कह सकते हैं सक्रियता का सिद्धांत। किसका? जब बच्चा सक्रिय रूप से कक्षा में अपनी भागीदारी अदा करेगा तो बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा। सक्रियता का सिद्धांत बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चे को हम कुछ एक्टिविटीज़ करके और उनको सिखाएं। तो बच्चे क्या करते हैं? खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। किसमें? खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चे क्या रहेंगे? क्रियाशील रहेंगे। क्या रहेंगे? क्रियाशील रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई व्याख्यान विधि है तो उसमें बच्चे निष्क्रिय रहेंगे, तो बच्चे इतना अधिगम नहीं कर पाएंगे जितने हम उनसे अपेक्षा करते हैं, नहीं ना। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी शिक्षण प्रक्रिया में बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है? ज्ञानेंद्र का विकास होता है। क्या होता है? ज्ञानेंद्र का विकास होता है बच्चे अगर क्रियाशील पूर्ण रूप से रहेंगे तो। ठीक है। अब अगर बच्चे करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे जब करके सीखेंगे तो उनमें किस प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है? करके सीखना। ठीक है। इसमें फर्स्ट होएगा बच्चे अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? बच्चे अवलोकन करना सीख जाएंगे। अवलोकन, ये लो अवलोकन लिख दिया मैंने। ठीक है। उससे क्या होगा? जब बच्चे किसी चीज़ का अवलोकन करेंगे तो उनमें एक प्रकार की क्षमता विकसित होगी। वो क्षमता कैसी होगी? बच्चे समस्या समाधान कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सेकंड है बच्चे समस्या समाधान कर लेंगे। ठीक है। मतलब बच्चे के सामने अगर कोई जीवन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए भी बच्चे तत्पर हो जाएंगे। ठीक है। और फिर आएगा बच्चे आलोचनात्मक रूप से चिंतन करने लग जाएंगे और उनमें उनका जो चिंतन है वो तार्किक हो जाएगा, तर्कपूर्ण हो जाएगा। कैसा? तर्कपूर्ण चिंतन का भी बच्चे में विकास होगा। तो यह क्रियाशीलता का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे वास्तव में क्रियाशील होने जरूरी है जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही हो तब। ठीक है। ताकि बच्चे में जो अधिगम है वो स्थायी और प्रभावी हो सके। अब आता है रुचि का सिद्धांत। जी साथियों, आप भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी रुचि है, आप अपने गोल के प्रति बिल्कुल एकाग्रचित हैं। तो हम उसी काम को तब करते हैं जब हमारी उसमें रुचि हो जाए। अब इस तरह से पढ़ा जाए कि आपकी भी रुचि मतलब बनती जाए, इंटरेस्ट आपको आता जाए। तो हम अगर बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देंगे तो उसमें क्या बच्चे को रुचि आ जाए, क्योंकि बच्चे जो अपने खेल खेल में जो चीज़ें सीखते हैं ना वो वास्तविक रूप से एक जगह बैठकर उस तरह से नहीं सीख पाते हैं। तो हम रुचि का सिद्धांत इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चे को कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाए, बच्चे को प्रदर्शनियाँ दिखाया जाए, बच्चे को मज़ेदार उदाहरण दिखाया जाए, बच्चे को अच्छी किसी और कहानियाँ सुनाई जाए। ठीक है ना। तो इससे बच्चे की रुचि उत्पन्न हो सकती है। और अगर हम वास्तव में बच्चे को प्ले मेथड से पढ़ाएं साथियों तो उनमें रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उनकी शिक्षण के प्रति, अधिगम के प्रति, पढ़ने के प्रति बच्चों को पता तक नहीं चलेगा उन्होंने कब कब क्या सीख लिया है ना। खेल खेल में बच्चे बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं। आपने एक कहानी पढ़ी होगी मित्रों, कहानी नहीं वो चीनी कहावत है। एक्चुअल में चीनी कहावत है जिसको मारी मोंटेसरी ने आगे बढ़ाया था। चीनी कहावत यह है कि जो मैं सुनता हूँ भूल सकता हूँ। क्या होता है? जो मैं सुनता हूँ वो भूल सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ मैं याद रख सकता हूँ, परंतु जो मैं करता हूँ मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। जो मैं कर सकता हूँ है ना, जो करता हूँ उसे कभी नहीं भूल सकता। इसका इंग्लिश में भी आपके सामने अगर कभी आ जाए तो इस प्रकार से याद रखना, द थिंग आई विल सी और आई मे फॉरगेट, द थिंग विच आई सी आई मे रिमेंबर, बट द थिंग विच आई डू आई कांट फॉरगेट। जो मैं करता हूँ मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। इसलिए बच्चे को करके, जो करके का सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए मित्रों। ठीक है। तो थर्ड हमारा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा किसी भी कार्य के केंद्र में होती है। तो इसी प्रकार से शिक्षण के केंद्र में भी क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। सबसे बेहतरीन अध्यापक वो होते हैं जो बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की जो आंतरिक अभिप्रेरणा है ना, उसको बाहर लाते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को पढ़ने के प्रति अभिप्रेरित रखते हैं। तो वो सबसे बेहतरीन टीचर होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करती है? अभिप्रेरणा दिशा निर्देशित करती है। क्या करती है? दिशा निर्देशित करती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे मित्रों। और शिक्षण केंद्र में अभिप्रेरणा होती है तो मतलब बच्चों को अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे तो बच्चे स्वयं अधिगम करेंगे। ठीक
ठीक है। और अधिगम का सार्थक रूप हमें देखने को मिलेगा, और जो भी हम अधिगम कराएंगे वो स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होता और प्रभावी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। अभी प्रेरणा का सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत क्या है? वास्तव में लर्निंग बाय डूइंग, तो आपने नाम सुना होगा, करके सीखना। एक होता है जीवन से जोड़कर सीखना, लर्निंग बाय लिविंग, ठीक है। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट मेथड हमने पढ़ाया था आपको, प्रयोजन विधि, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ये तो होता है कि बच्चे करके सीखते हैं और जीवन से जोड़कर सीखते हैं। किस प्रकार की परियोजना काम में लेते हैं बच्चे? जो उनके डेली लाइफ से जुड़ी हुई हो, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है, उसका समाधान के लिए परियोजना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हालांकि ये तो हाई लेवल की बात है, बट हम बच्चों को ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल दे देते हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए हो, है ना। उसको अगर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करें तो बच्चे वास्तव में बहुत अच्छा अधिगम कर पाते हैं। और ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आती है। और 5 नंबर आपके सामने इस प्रकार है, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक बच्चा, हर एक बालक, हर कोई व्यक्ति, हर कोई प्राणी अपने आप में विशिष्ट होते हैं, अपने आप में अलग होते हैं। तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। आपकी इच्छा कुछ है, मेरी इच्छा कुछ है, आपकी आदतें अलग है, आपके शौक अलग हैं, है ना। तो आपका गोल अलग है, मेरा कुछ गोल अलग है। तो ये क्या व्यक्तिगत भिन्नता हुई। और हर प्रकार के व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से विभिन्नता पाई जाती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम अगर शिक्षण में इस चीज़ को हम काम में ले तो क्या करना चाहिए हमें? तो अगर शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता को काम में लिया जाए ना, तो बच्चे की जो आवश्यकता है, क्या होता है? बच्चे की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप उन्हें साधन प्रदान करने चाहिए। कि जैसे कोई कक्षा है, उसमें दृष्टिबाधित बालक है, तो उस बच्चे के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाए, ठीक है, ताकि उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो सके, वो भी अधिगम कर सके, है ना। अगर कोई श्रवण बाधित बच्चा है तो उसके लिए अलग हम टेप रिकॉर्डर हैं, लिंगोफोन है, उनका यूज कर सकते हैं। TLM का जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, तो बिल्कुल हर कक्षा में मिलेगी हमें। तो हमें वहाँ पर क्या करनी चाहिए? हमें समावेशी शिक्षा को प्रधानता देनी चाहिए। किसको? समावेशी शिक्षा को प्रधानता देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। NCF ने भी कहा है 2005 ने, हाँ। और जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है उसमें भी समावेशी शिक्षा की बात हो रखी है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता ये बात करती है। अब त्रिभाषा सूत्र है, तो त्रिभाषा सूत्र का यूज किया जाता है बहुभाषिकता है। तो बहुभाषिकता भी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर है, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई कक्षा है तो वहाँ पर बहुभाषिक बच्चे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। तो उनके लिए भी एक समावेशी शिक्षा का गठन किया गया है कि ऐसे बालक जो वास्तव में पिछड़े हैं उनको भी हम आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये समावेशी, सबको आवेशित कर लेना, है ना, समान रूप से आवेशित कर लेना। तो 5 नंबर से सिद्धांत था व्यक्तिगत विभिन्नता, वो भी अच्छे तरह से हमारा कंप्लीट हुआ है मित्रों। स्वाभाविकता का सिद्धांत, मतलब हम किसी चीज़ को अगर सीखते हैं तो स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं, या फिर आप दबाव बना जाए, नहीं ना। तो हम किस चीज़ को स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं ये हमें देखना होता है। मतलब सहज वातावरण बनाकर हम बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या करते हैं? सहज वातावरण बनाकर हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि डाकिया, या फिर हम डाक कैसे करें, इस चीज़ का वातावरण क्रिएट किया जाए। बच्चों में इस प्रकार का एक नाटक या फिर कुछ कार्य करवाया जाए ताकि हर बच्चा उसको एक डाकिया बन जाए, कोई पोस्ट करने वाला बन जाए, कोई पोस्ट लेने वाला बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों को एक सहज वातावरण उपलब्ध करवाया जाए ताकि बच्चे स्वाभाविक रूप से किसी चीज़ को सीख सकें, ठीक है। और जैसे कि अब हम LSRW की बात कर लेते हैं, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इसका विकास कैसे होता है? वो भी एक स्वाभाविक रूप से हम किसी क्रिया को करते हुए बच्चों को सिखा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हम करवा सकते हैं, बच्चों को कहानी किस्से करवा सकते हैं, वार्तालाप करवा सकते हैं, है ना। कोई जो गाने हैं वो हम उनसे गुनगुनवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चों का जो LSRW में भाषा विकास का क्रम है ये भी अच्छा हो पाएगा। वो बच्चे स्वाभाविक रूप से अपनी इंद्रियों को मजबूत कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगला हमारा सिद्धांत है मित्रों, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति की सुनी जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हमारी कोई कक्षा है, क्या है, हमारी कोई कक्षा है, तो उसमें भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करें ताकि कोई भी बच्चा है वो अपनी बात को स्वाभाविक रूप से सहज तरीके से, है ना, बिना झिझक के निसंकोच किसी के सामने प्रस्तुत कर सके।
मतलब कक्ष का वातावरण हम ऐसा बनाए ताकि वो लोकतांत्रिक लगे, लोकतांत्रिक हो। बच्चे इसमें मौलिक चिंतन कर पाएंगे, बच्चों की मौलिकता है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है, अगर कोई कक्षा है, उस कक्षा का कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा कुछ चित्र बनाना चाहता है, बल्कि वो गुरुजी की वजह से नहीं बना पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि गुरुजी के हाथ में डंडा है, तो उससे क्या होता है, जो बच्चे की स्वयं की क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, बच्चे को दब जाएगी। इसलिए हमें जो लोकतांत्रिक मूल्य का ये बात हुआ कि कक्षा में एक अध्यापक हो या फिर हम अध्यापिका हो, उनका व्यवहार है, बच्चों के साथ बात करने का जो तरीका है, लहजा है, ठीक है, उनका बोलने चालने का जो ढंग है, बच्चों का अनुकूल हो, बहुत ही प्रिय हो, बच्चों को ऐसा ना लगे कि दबावपूर्ण ये चीज़ हमारे ऊपर थोपी जा रही है, नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो यही होता है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, मतलब बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? पर्याप्त अवसर। ठीक है, और बच्चों को स्वायत्तता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्वायत्तता। ठीक है ना। इससे बच्चों में क्या होगा? अधिगम का विस्तार होगा और बच्चे की जो ज्ञानेंद्रिय है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी और भाषा विकास क्रम में वो भी सुनिश्चित हो पाएगा। अच्छी तरीके से बच्चे खुलकर एक फूल की तरह खिलकर पढ़ने लगेंगे और उनको रुचि आने लगेगी। ठीक है, तो अभिव्यक्ति का अवसर भी बच्चों को स्पष्ट मिल पाएगा। कोई बच्चा बात कहना चाहता है पर गुरुजी के डर से वो कह नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, तो लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है वहाँ पर। ठीक है, और किसी भी मूल्य की स्थापना के लिए वहाँ पर व्याख्यान देकर नहीं, उनके सामने उदाहरण देकर प्रस्तुत नहीं किया जाए, बल्कि उनके सामने एक परिवेश स्थापित किया जाए, है ना। जैसे कि बच्चों को ये बताना है कि मतलब किस प्रकार से साफ सफाई रखी जाए। ठीक है, तो गुरुजी को ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए ताकि स्टाफ को ऐसे कार्य करने चाहिए, बच्चों को लगे कि हाँ ये काम हमें भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं वो बड़ों का अनुकरण करते हैं, तो उसी प्रकार से बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है, अगला सिद्धांत आपके सामने इस प्रकार आवर्ती का सिद्धांत, यानी दोहरान का, रिपीटेशन। जो भी अधिगम हुआ है, क्या हुआ? जो भी अधिगम हुआ है उस अधिगम को सार्थक बनाने के लिए, उसको प्रभावी स्थायी बनाने के लिए दोहरान कार्य अति आवश्यक है। कौन सा कार्य? दोहरान। ठीक है, तो समय समय पर बच्चों को, जो बच्चे ने बातें बच्चे ने जो भी अधिगम कर लिया है, बच्चे ने जो बातें सीखी है, जो बच्चे ने ज्ञान अर्जन किया है, जो उसको अवबोध हुआ है, उस चीज़ का अगर दोहरान समय समय पर हो जाए तो उससे क्या होता है? ज्ञान स्थायी बनता है और विषय वस्तु को समझने में मदद मिलती है। क्या होती है? विषय वस्तु होती है, उसको समझने में मदद मिलती है। आवर्ती का सिद्धांत ये कहता है कि जो विषय वस्तु होती है उसको समझने में बच्चे को मदद मिलती है। ठीक है, अब जैसे एक छोटी सी बात बता दे तो आपको, अब मुझे बताओ गृह कार्य क्यों दिया जाता है? बच्चे को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि बच्चा घर पर व्यस्त रहेगा? नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। ऐसी व्यस्त रहना है, किसी को दिखाना है, बच्चे को पीटना है, ठोकना है, उसकी बातों को कम महत्व देना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत होती है। अब हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि बच्चे के प्रति अगर कोई बात आपको सही लगे ना कि वास्तव में हाँ ये सही है बच्चे के प्रति, तो उस चीज़ को टिक कर देना बिल्कुल सही हो सकती है। जहाँ पर बच्चे को महत्व नहीं दिया जाएगा, जहाँ पर टीचर को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, वो क्वेश्चन वास्तव में बच्चे के प्रति गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की बात अब मैंने ध्यान रखना। तो गृह कार्य क्यों दिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अधिगम विस्तार के लिए। किसके लिए? अधिगम विस्तार। अब आप पूछोगे अधिगम विस्तार कैसा? ये वर्ड है अधिगम विस्तार आपके सामने। बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसकी आवृत्ति बच्चा करता है। गृह कार्य इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी बच्चे ने सीखा है उससे आगे कुछ बच्चा मूल्य के चिंतन कर पाए कि वास्तव में इससे आगे और क्या हो सकता है। ठीक है, कि बच्चे पहाड़े हैं तो पहाड़े का यूज कहाँ कर सकते हैं बच्चा स्वयं गुणा में उसका यूज कर सके, भाग में उसका जो प्रयोग कर सके, भाग में बाकी का यूज कर सके बच्चा। ऐसा अधिगम विस्तार बच्चों को दिया जाता है, इसीलिए गृह कार्य दिया जाता है मित्रों। ठीक है, तो आई थिंक जो 8 के 8 हमारे जो रूल थे उनको आप समझ पाएंगे, जो सिद्धांत थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सूत्र हैं। किसके? शिक्षण सूत्र। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये क्या होते हैं? ठीक है, अब मैं आपको बात बता दूँ। जो शिक्षण सूत्र है इसका विशेष कोई जनक नहीं है, ये समय के साथ अपने आप आते रहें। ठीक है, ये नहीं कि बस ज्ञात से ज्ञात की ओर फलाने इसका जनक है, फलाने इसका जनक है, नहीं। समय के साथ जो परिवर्तन आते गए, जो शिक्षाविद है उनको कुछ लगता गया, है ना, उन्होंने नोट डाउन किया इस चीज़ को,
और ये शिक्षण सूत्र हमारे सामने आज प्रदर्शित हो गए कि वास्तव में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों का जो अधिगम है वो प्रभावी और सार्थक हो सके, बच्चों में सकारात्मक चिंतन हो सके, सकारात्मक दृष्टिकोण उनका विकसित हो सके। इसके लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चा जो अपना विकास है वो बहुत बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो हम देखते हैं ज्ञात से ज्ञात की ओर। क्या देखते हैं? ज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब जिसको बच्चा जानता है उससे, और जिस चीज़ से अनजान है। अनजान चीज़ को बताने से पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ बच्चा जानता है उसके बारे में हम बताएं। ठीक है, अब हम मान लीजिए बच्चों को हम कोई 5वीं कक्षा का बच्चा है, उसको हम परिवार की श्रृंखला में समझा रहे हैं कि परिवार क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये पूछेंगे कि बताओ आपके घर में कौन कौन है, तो वो कहेगा दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है ना, चाचा है, ताऊ है, चाची है। इस प्रकार से वो भाई बहन है सबके बारे में बताएगा। तो एक अपना खुद का जो क्राइटेरिया उसके बारे में बच्चा बताएगा। फिर अध्यापक जी उसे कहेंगे ये परिवार है आपका, क्या है आपका परिवार, ये परिवार की एक इस प्रकार से संकल्पना बच्चे में विकसित करेंगे। बच्चे को जो चीज़ पता है हाँ, उसको आधार बनाते हुए जो अज्ञात चीज़ें हैं उसके बारे में हम बच्चों को बताएं ताकि बच्चों में जो चिंतन है वो विकसित हो सके। क्या हो सके? चिंतन विकसित हो सके। अब बच्चे को हम परिवार की पूरी परिभाषा रटवा देते हैं, बच्चे को पता नहीं परिवार क्या है। जब बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें हैं कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये हमारा रिलेशन है, ये हमारा संबंध है। ठीक है, हमारा जो घर का मेन मुखिया कौन है, ठीक, किस प्रकार से हैंडल करते हैं, इसकी आय कहाँ जमा करते हैं, क्या होता है। तो इस प्रकार से बच्चे का जो अधिगम है वो भी सार्थक हो पाएगा मित्रों। ठीक है, और बच्चा पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करेगा कि वाह मेरे घर वालों का नाम लिया आपने, तो बच्चा बहुत बेहतरीन राजी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, इसी बात पर आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप आगे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक ये मूर्त से अमूर्त की ओर, किसकी ओर? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त यानी क्या? जिसे बच्चा देख सकता है देख सकता है, क्या कर सकता है? जिसे बच्चा देख सकता है उस चीज़ को बताकर अमूर्त की ओर ले जाना। ठीक है, मतलब क्या हुआ? बच्चे के जो अनुभव है, अनुभवों से विचारों की ओर, किस ओर? विचारों की ओर या फिर कल्पनाओं की ओर। ठीक है, मतलब बच्चे के जो भूतपूर्व अनुभव बने हुए हैं उन्हीं अनुभवों का आधार बनाते हुए कुछ ऐसी अमूर्त चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं, संकलन में बता सकते हैं जो हमारे शिक्षण को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सके। ऐसे सूत्र ये होते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, अगला जो आपके सामने सूत्र है वो है सरल से कठिन की ओर या फिर जटिल की ओर। सरल से कठिन की ओर या फिर जटिल की ओर, इनको बस आपको समझना है कि पहले हम बच्चे के सामने सरल विषय वस्तु प्रस्तुत करें। क्या करें? सरल विषय वस्तु प्रस्तुत करें और उसके बाद में हम बच्चों के सामने जटिल विषय वस्तु प्रस्तुत करते चले जाएंगे ताकि बच्चों को एकदम दबाव महसूस ना होगा, बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम सरल से जटिल की ओर का जो शिक्षण सूत्र है उसको शिक्षण विधि में प्रयोग करते हैं मित्रों। पूर्ण से अंश की ओर, बच्चों के सामने कोई चीज़ है ना, इसको मान लीजिए कोई कविता है तो इसको पूरा सारांश बताते हुए फिर इसके छोटे छोटे टुकड़ों का हम अलग अलग सारांश बताएंगे ताकि बच्चे क्या कर सकेंगे, एक चिंतन कर सके, बच्चों में विश्लेषण आ जाएगा। क्या है? विश्लेषण करने की जो शक्ति वो हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी। ठीक है, और अच्छा क्रियाकलाप बच्चे कर पाएंगे, इनकी जो सोच है वो समग्र रूप से बन पाएगी। क्या बन पाएगी? समग्र रूप जो से सोच उनकी विकसित हो पाएगी पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है मित्रों, अगला है आपके सामने विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट यानी विशेष। क्या होता है विशेष? आप अपने आप में विशेष हैं, कोई भी पर्सनल व्यक्ति है वो अपने में विशेष है। ठीक है, आपकी जो घर की बाइक है वो आपके लिए विशेष है। मतलब क्या हुआ? विशेष है। आपका फ्रेंड है, मान लीजिए कोई मोहन नाम का कोई दोस्त है आपका, ये अभी आपका फ्रेंड है तो ये आपके लिए विशेष है। जब ये 1000 लोगों में चला जाएगा तो ये सामान्य हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं उसी भीड़ में ये भी शामिल हो गए तो ये क्या हो गया? सामान्य हो गया। इसीलिए कोई भी उदाहरण होता है मित्रों वो क्या होता है? विशिष्ट होता है, और जो नियम होता है वो सामान्य होता है। तो उदाहरण से नियम की ओर कहाँ चलते हैं हम? आगमन में। कहाँ चलते हैं? आगमन में चलते हैं। कब? उदाहरण से नियम, आगमन विधि में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों को पहले उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। उदाहरण को प्रस्तुत के पश्चात बच्चा स्वयं समझ जाएगा कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो बच्चे नियम का निर्माण स्वयं कर लेंगे अगर बच्चों को उदाहरण हम अच्छी तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करें तो।
ठीक है। तो ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत। 6 नंबर है, वापस ये रिपीट हो गया है, ठीक है, 1 मिनट, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या होता है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मित्रों, अगर आपने पढ़ी है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, मतलब जो शिक्षण के उद्देश्य हैं ना, ब्लूम मोदी ने कब बताए थे? 1956 में। उसमें भी उन्होंने एक पक्ष का विश्लेषण जो किया था वो ज्ञानात्मक पक्ष था। कौन सा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके संबंध में उन्होंने कहा था कि पहले ज्ञान होता है, फिर अवबोध होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, ठीक है, फिर विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है, फिर उन्होंने मूल्यांकन अंत में बताया था, ठीक है। इसी प्रकार से भावात्मक पक्ष का किसने बताया था? कथवालुमस यानी क्रियात्मक जो पक्ष था उसका सिम्पसन मोदी ने बताया था, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आपने पढ़ी है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, तो उसमें यह भी कहा गया है कि विश्लेषण के पश्चात बच्चा संश्लेषण करना सीखे। जब बच्चा विश्लेषण करना सीख जाएगा, उसी के पश्चात किसी चीज़ का संश्लेषण करेगा, ठीक है ना। विश्लेषण करना और संश्लेषण करना, तो ये एक प्रकार का हमारा सिद्धांत हुआ। और इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए कहा जाता है कि अधिगम प्रभावी रूप से हो सकता है, ठीक है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी पूरी, तो मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। वो शिक्षण के उद्देश्य में हम पढ़ते हैं मित्रों, ठीक है। तो आगामी चैप्टर में आपके सामने लेकर आऊँगा वो, ठीक है। अब बात आती है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कि बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष विषय वस्तु प्रस्तुत कर दें, फिर उनको इसी विषय वस्तु का आधार बनाते हुए प्रत्यक्ष वस्तु या फिर अप्रत्यक्ष जो आपकी संक्रियाएं होती है, संकल्पनाएं होती हैं, उनका हम बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों, हमारे ये जो 8 सिद्धांत है वो कंप्लीट हुए। हालांकि सिद्धांत तो और भी हो सकते हैं, सूत्र और भी हो सकते हैं, बट हम चलते हैं अब क्वेश्चनों के बारे में। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों का आप जवाब दीजिएगा। आपके कितने राइट होते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताना आप। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? आपको भाषा शिक्षक बनाया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होनी है, क्या होती है, आप किस प्रकार की जिम्मेदारी लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है कि समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए। बात तो सही है भाई, पाठ्यक्रम तो पूर्ण करना ही है। फिर भी हम देखते हैं भी कौन सा है, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण होनी चाहिए। अब और देख लेते हैं क्या होता है, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचित करवाना चाहिए बच्चों को, या फिर बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो आप अगर भाषा के शिक्षक हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि जो भाषा के विविध रूप हैं, विविध स्वरूप हैं, है ना, उनसे बच्चे परिचित हो जाएं। तो भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से बच्चे क्या हो जाए, परिचित हो जाए। यह आपका जिम्मेदारी बनती है। भाषा की विभिन्न रंगतें, उनसे बच्चे रूबरू हो जाए, ठीक है ना। तो इससे बच्चों में क्या हो जाएगा, एक उनका भाषा विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी है बिल्कुल आपका राइट। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है मित्रों, ठीक है। हालांकि ये भी चीज़ें सही है कि आपको समय सीमा के भीतर पाठ्य जो क्रम है पूर्ण करवाना होता है ना, अच्छे अंक लाना भी जरूरी होता है। तो ये कोई इसके सामने ये चीज़ें बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाए। कौन सा? सी ऑप्शन इज बिल्कुल हमारा राइट है मित्रों, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक है उसको स्वीकार करना चाहिए कि जो गलती है ना वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भिन्न हिस्सा होती है। मतलब ये ऑप्शन कह रहा है कि जो गलती होती है ना वो हर किसी से हो जाती है। तो चाहे अगर कोई सीखे चाहे कोई सिखाए तो उससे गलती हो सकती है। ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसकी क्या है, हिंसा है, अभिन्न अंग है, ठीक है। तो गलती पर बिल्कुल ध्यान देने से वे सुधर जाती है, ऑप्शन भी कह रहा है। और बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है, या फिर बच्चों को भाषा सिखाना जरूर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए राइट है, क्योंकि जो गलतियां हैं वो संसाधन के रूप में ली जाती है, ठीक है। सीखने सिखाने की अर्जन और अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका एक अभिन्न हिस्सा होती है गलतियाँ। क्या होती है? गलतियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हुआ। और 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों कि भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जो भाषा शिक्षक है उसके स्वयं की अपनी जो भाषा है उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों करना चाहिए? तो उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है कि अध्यापक अगर भाषा का सही उपयोग कर पाएंगे तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते करते भाषा का वातावरण उनके सामने क्रिएट होएगा और वो भी भाषा विकास में बेहतरीन हो पाएंगे, ठीक है। उनका भी भाषा विकास अच्छा हो पाएगा। सेकंड ऑप्शन है
वह भाषा का शिक्षक है इसलिए उसको भाषा प्रयोग की क्षमता बढ़ानी चाहिए, या फिर विद्यालय का निर्देश है ये चीज़ कि आप अपनी भाषा बढ़ाओ, या फिर इससे वह दूसरों को पर प्रभाव डाल सकता है। तो मित्रों, अगर भाषा का अध्यापक है उससे की अगर भाषा सुस्पष्ट अच्छी नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं है, तो बच्चों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और अगर भाषा शिक्षक की स्वयं की जो अपनी भाषा है उसके प्रयोग करने की जो क्षमता है वो अच्छी है, तो बच्चों के सामने एक माहौल क्रिएट होएगा, वातावरण बनेगा, और उसी वातावरण में रहकर बच्चे संप्रेषण करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे और गुरुजी की बातों का अनुसरण करेंगे और उनको सीखेंगे, तो बच्चे भी अच्छा भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है, यह है कि वह भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है कि वह पाठ्यपुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करें, या फिर पाठ्यपुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माना जाए, एकमात्र आधार, या फिर पाठ्यपुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा देना चाहिए, या फिर पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व देना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को अवसर देना, बच्चों को विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग का महत्व देना, बच्चों की सहज अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, बच्चों की बात को सुनना, बच्चों की बातों को महत्व देना, तो ये चीज़ें होती है ना, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बिना सोचे समझे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट है मित्रों। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, भाषा शिक्षक के स्वरूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है वो मैं देखनी है। बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना। आपको यह है कि बच्चे किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करें और भाषा का प्रयोग करें। बच्चों से पाठ्यपुस्तक पढ़वाना, क्या यह महत्वपूर्ण है? या फिर बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग करना, मतलब बिना हिचकिचाहट के अपनी अभिव्यक्ति देना। डी ऑप्शन है बच्चों से विस्तार गृह कार्य करवाना। बच्चों से विस्तार गृह कार्य करना मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चों से गृह कार्य करवाना, तो ये भी चीज़ गलत है। तो ऑप्शन सी है यहाँ पर। कौन सा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों, कि बेझिझक बच्चे भाषा का प्रयोग कर सके, ये भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, आपके दृष्टि में अभ्यास है। देखो अभ्यास क्या है? ठीक है, ये चीज़ हमने थोड़ी देर पहले बिल्कुल इसके बारे में चर्चा की थी कि अभ्यास का मतलब क्या हुआ। कोई आवृत्ति करते हैं बच्चे तो उसके मतलब क्या हुआ है। पाठ को समझने में मदद करते हैं। क्या अभ्यास होता है, दोहरान होता है, जो आवृत्ति होती है वो पाठ को या फिर विषय वस्तु को समझने में बच्चे की मदद करती है। ऑप्शन बी बोल रहा है बच्चों को तार्किक बनाती है। ऑप्शन सी है बच्चों को भाषा के बारे में बताता है, या फिर बच्चों को उत्तर देना सिखाता है। तो हमारी दृष्टि में जो अभ्यास होता है वो क्या होता है? बच्चों को पाठ समझने में मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, अपने मित्रों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जरूर करें मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे जो हिंदी भाषा शिक्षक है उसका क्या प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर देवे। बिल्कुल ये होना चाहिए प्रयास कि बच्चों में जो रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है भाषा के प्रति, उसका भाषा विकास अच्छा हो सके, इसके लिए उस शक्ति को बढ़ने का अवसर, पर्याप्त अवसर प्रदान करवाना चाहिए बच्चे को। ठीक है। और बच्चों की मातृभाषा के स्थान में हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देवे नहीं, बच्चों की जो मातृभाषा है उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्वयं कुछ अपना अनुभव लेकर आते हैं मातृभाषा में, अपनी सहज अभिव्यक्ति लेकर बच्चे आते हैं, तो अपनी जो मौलिक बात है, अपना मौलिक चिंतन है वो मातृभाषा में बच्चे कह पाएंगे। तो ऑप्शन बी तो हमारा गलत हो रहा है। बच्चों द्वारा सी ऑप्शन है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दिए जाए, नहीं ये भी चीज़ गलत है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दिए जाने थे, तो ये बात सही है कि हाँ भरपूर तो नहीं पर बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दिए जाने चाहिए। इसलिए ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की जो रचना है, बच्चों की जो सृजनात्मकता है उसको महत्व ज़्यादा देवे, तो ये बच्चे के भाषा विकास के लिए बेहद हेल्पफुल चीज़ होगी। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, एक भाषा अध्यापक को बच्चों में क्या करवाना चाहिए? भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए कि भाषा सिद्धांत के बल जो भाषा के सिद्धांत हैं
उनकी समझ बच्चों में विकसित हो जाए, इसके पर बल देना चाहिए। आलंकारिक भाषा का प्रयोग बच्चे की समझ विकसित करने में बल देना चाहिए। बच्चे आलंकारिक रूप से भाषा का प्रयोग करें तो प्राथमिक लेवल के बच्चे काय की आलंकारिक भाषा यूज कर पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। पर मैंने कहा था कि विभिन्न संदर्भों में कि बच्चे को क्या बात कब कहनी है, किस प्रकार से कहनी है, एक व्यक्ति से किस प्रकार की बात करनी है, दो से किस प्रकार की बात करनी है, जब 50 लोग हो तब क्या कहना है, अपनी बात को किस प्रकार से किस ढंग में रखना है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही बात है। विविध संदर्भों में, अलग अलग जहाँ पर संदर्भ है, जिस प्रकार की परिस्थिति है उस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना बच्चे का, ये क्षमता अगर बच्चे में विकसित हो जाएगी ना तो उसका भाषा विकासन बहुत ही सुदृढ़ होगा। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो राइट है। भाषा अध्यापक के रूप में हम भी ये चाहते हैं कि बच्चे का विकास अच्छा हो, बच्चे का जो भाषाई विकास है वो भी बेहतरीन हो। मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, आप जरूर बताएंगे 10 में से आपके कितने राइट हुए मित्रों, ठीक है। यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। एक कक्षा है और उस कक्षा में 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टि बाधित हैं, मतलब उनको सही से दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये फील हो जाएगा हम कुछ अलग है नहीं। तो ये आपको विशेष सहानुभूति वाला कार्य नहीं करना है। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, तो ये भी तो हो सकता है। सी ऑप्शन है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। उन्हें कम गतिविधियाँ करवाना नहीं, उन्हें कम भी नहीं करवानी, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। और हर बच्चे को हम एक व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसकी जो आवश्यक चीज़ें होती है, जो उसकी आवश्यकता अनुरूप हम उन्हें साधन प्रदान करते हैं। तो इसलिए क्या है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन बी है मित्रों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है आपका, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है, कि बच्चों को अलग अलग प्रकार की जो सामग्री वो पढ़ने को मिल रही है, तो इससे क्या होता है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है बच्चों में, या फिर व्याकरण समेत भाषा सीखने को मिलती है बच्चों को, या फिर किताबों के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों को, या फिर लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो बच्चे हैं, ठीक है, और हम अलग अलग तरह की उनको सामग्री प्रदान कर रहे हैं, पढ़ने का अवसर दे रहे हैं बच्चों को। तो इससे क्या आता है कि किस प्रकार की भाषा कहाँ पर किस संदर्भ में प्रयोग करनी है। तो वही बात बार बार आ रही है कि भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की क्षमता बच्चों में विकसित होनी जरूरी है। तो ऑप्शन ए में तो आपका बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, राइट हुआ है, ठीक है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सेशन हुआ, तो आप वीडियो कीजिए लाइक, ठीक है, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए और कुछ बेहतर कर पाएँ। और अपने बहन भाई को आपसे शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। ओके।